हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक ऐसा वर्ग है इस समाज में जो अपना पूरा जीवन इस देश के विकास के लिए, देश के उसके अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन जब वो रिटायर होकर आता है तो उसके पास चाहे वो पेंशन की सुविधाएं हों, चाहे उसको मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे अगर उसकी किसी कंडीशन में डेथ हो जाती है तो वो उसको जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको मदद करने का, उनकी सेवा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है इसके लिए कि मैं उन लोगों के लिए काम कर पाऊँ जो लोग पूरा जीवन देश के लिए सेवा में लगा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें। आशीष यादव जी का इंटरव्यू कितने मिनट चला था और क्या कुछ क्वेश्चन थे, एक आप क्वेश्चन बताना चाहेंगे? ज़रूर, ज़रूर। जैसे मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 22 मिनट चला था वहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग भवन में। जैसे मैं वर्तमान समय में शोधार्थी हूँ, आप जानते हैं, तो वो लोग मतलब स्टार्टिंग इस चीज़ की है कि आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? तो हमने उनको बताया कि सर एट प्रेजेंट टाइम आई एम परसुइंग पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देन दे आस्क्ड what is your topic? Then I have mentioned that my topic is an analytical study of one district, one product, a case study of Prayagraj district. Then they started talking that you are a research scholar and you are also qualified JRF scholarship. Then a government which have been money provided for you for study, then you have not been completely utilized. बच्चे जो है घर में हमारे, हम सब शुरू से ये सोच रहे थे कि अधिकारी बनेंगे। एक हिमांशु और एक आशीष जी। तो भाई यूपीएससी परीक्षा क्रैक किए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तो बन गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो गांव देहात में एक है, या तो आईएएस या तो आईपीएस, अभी वो ख्वाब बाकी है। अब देखिए दोनों में से कौन पूरा। ये हो गया है तो उसको होने में कितना समय लगेगा? कैसे बच्चों को पढ़ाए, तो हम लोगों ने जो आशीष और हिमांशु के साथ किया, तो वो मूल चीज़ उसमें ये था कि गार्जियन जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो गार्जियन को उसके साथ एज फ्रेंड व्यवहार करना है। जब तक आप एज फ्रेंड व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा जो है अपने अंदर की बात जो है आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ भी बातें हो खुलकर बात किया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल एज फ्रेंड बिल्कुल व्यवहार किया जाए। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जो है बच्चे के साथ हमेशा टच में रहिए। जिसे गार्जियन भेज देते हैं इलाहाबाद, दिल्ली भेज देते हैं, फिर भूल जाते हैं, पैसा देते हैं, वो नहीं हो पाएगा ऐसे। हमेशा वो वहाँ पर जाके कुछ और खेला शुरू कर देता है। आप बिल्कुल आते जाते रहिए, मिलते जुलते रहिए, रुकिए, और बिल्कुल एज फ्रेंड, जैसे ह्यूमन स्वभाव है, कभी जो है थोड़ा सा गलतियां भी होती हैं, उन पे आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं बैठ के आपस में समझने की ज़रूरत है। उनको एक विजन दिखाइए, स्वप्न दिखाइए कि अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेगो, सोचो क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी जौनपुर के हरिकपुरा गांव में हैं। खुटहन थाना क्षेत्र पड़ता है और आपको बता दें कि यूपीएससी का हाल में ही रिजल्ट आया है। 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है। मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ से आशीष कुमार यादव जो हैं वो पूरे जिले का परचम लहराए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो हम लोग परिवार में हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित जो सर्विसेज होती है और देश के सबसे प्रतिष्ठित जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी होता है। लाखों बच्चे जाके प्रयागराज में तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी किसी का हो पाता है। ऐसे में बात करें तो हमारे साथ आशीष यादव जी हैं और पूरा परिवार है, उनके पिताजी हैं। हम लोग आज पास में बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं, उनका बहुत सवाल होता है कि एक बार में सफलता कैसे प्राप्त हो जाती है। और आपको बता दें कि 21वां रैंक लाकर 81 अगर हम बात करें तो 21वां रैंक लाकर पूरे प्रदेश में एक अलग परचम लहराए हैं आशीष यादव जी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपका। वो धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर। जी आशीष जी, सबसे पहले सवाल की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कैसे दिमाग में आया कि यूपीएससी की तैयारी किया जाए? जैसे कि हम लोग की जो पृष्ठभूमि रही है, हमेशा से जो है कहीं ना कहीं झुकाव जो है लोगों के बारे में सुनते रहे हैं कि किसी न किसी का सिलेक्शन जो यूपीएससी के थ्रू होता रहे, और एक प्रतिष्ठित जॉब है जिसके द्वारा हम न केवल अपने परिवार बल्कि अपने समाज के उन लोगों के जो हम लोग के शुभचिंतक रहे हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं, उनके के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं वो चीज़ें मोटिवेशन जो है अंदर आती रही कि हमको यूपीएससी के थ्रू जो है कुछ अच्छा करना है, इसीलिए वहीं से मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छा, तो इसीलिए और दिमाग में आपके कोई पोस्ट नहीं आया कि हम इस सर्विसेज को ज्वाइन करें? यूपीएससी ही सबसे पहले यूपीएससी ही आया? नहीं, यूपीएससी ही शुरू से। जैसे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो हमने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है छात्रावास में रहे तो हमको एक ऐसा वहाँ पे इन्वायरमेंट मिला जिससे कि मुझे लगा कि ये एक ऐसी
जो है संस्था है जहाँ से अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, अपने समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ जो है लोगों के लिए कर सकते हैं। कुछ तो अलग कर सकते जी हैं। हाँ। आशीष जी, अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो फिर कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी? जैसे परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से मेरी अधिकांश प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कुछ तो घर पे हुई, क्योंकि परिवार में सबसे छोटे थे। उसके बाद जो है 9th-10th की हमारी पढ़ाई जो है 10th तक लगभग जो है हरिश्चंद्र शिक्षा निकेतन जो कि यहाँ खुटहन में स्थित। खुटहन से। हाँ, उसके बाद फिर 11th-12th भी जो है यहीं खुटहन से ही कंप्लीट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है फिलॉसफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से जो है हमने यूजी कंप्लीट किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इकोनॉमिक्स में जो है कंप्लीट किया, और कंप्लीट करते करते मेरा यूजीसी के द्वारा आयोजित जो जेआरएफ की परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण हुआ, और वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही अफिलेटेड कॉलेज ईश्वर सर डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैं शोधार्थी हूँ। अच्छा, हाँ। आपका पीएचडी चल रहा था। हाँ जी, हाँ। और उसके साथ ही जो है फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन के एडमिशन लेने के साथ ही जो है मैंने सिविल सेवा की जो है पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि परिवार में ऐसा माहौल था, हमारे बड़े भाई भी जो है इसके पहले सिविल सेवा के लिए एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना, तो वो चीज़ें मिलती रही थी, इसलिए जो है वहाँ से मतलब वहीं से लगातार आपकी तैयारी शुरू रही। एक बड़ा सवाल आता है, बच्चे जो हैं वो यूपीएससी से बहुत घबराते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जैसे तो यूपीएससी का जो सीएससी एग्ज़ाम होता है उसमें वो दूसरा है, और ये इस वाली परीक्षा में जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एग्जाम, इसमें हमारा प्रथम प्रयास था ये। और जो है हमने तैयारी की, इसका जो है जो एग्ज़ाम जो लिखित एग्ज़ाम था वो जुलाई में आयोजित हुआ, उसके बाद इसका इंटरव्यू अभी जो है 5 जून को था, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन। जी हाँ। अच्छा, जैसे वो एग्जाम होता है उसमें प्री मेंस इंटरव्यू, इसमें क्या वही प्रक्रिया चलती है? नहीं, इसमें जो है जो प्री एग्ज़ाम होता है इसका रिटन नंबर जो है उसमें और इंटरव्यू का नंबर दोनों ऐड करके जो है फाइनल किया जाता है इसमें जो है। हाँ, हाँ। प्री और इंटरव्यू। हाँ, प्री और इंटरव्यू। और जैसे कि इसके पहले भी मैंने यूपी पीसीएस का जो है मेंस इस बार यहाँ दिया था, लेकिन कुछ मामूली अंकों से जो है फाइनल सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ पाया आगे, लेकिन लगे हुए लगातार तो वही है। अच्छा, यस, लगातार लगे जी, हुए जी। हैं। आशीष जी, आपको बता दें एक बड़ी सफलता है मित्रों, और आपको बता दें कि पूरे ज़िले में जो है इस समय आशीष जी की चर्चा है, और कहीं न कहीं लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और आपको बता दें कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मित्रों लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार पढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक 15 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कितने घंटे आशीष जी पढ़ते थे? देखिए, हम तो इस चीज़ में विश्वास शुरू से नहीं करते आए हैं कि 15 घंटे पढ़ना या 14 घंटे पढ़ना है, वो जैसे एक नेचुरल चीज़ है ही नहीं। आप रेगुलर पढ़ ही नहीं सकते। आप बहुत पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, लेकिन 6 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे आप कंसिस्टेंटली जो है पढ़ सकते हैं। और ये ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क और टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ का जो है यदि आप कर सकते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। ऐसी कोई ये तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि 14-15 घंटे पढ़ना जो है कंपल्सरी है। 14-15 घंटा पढ़ें तभी निकाल पाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वो जैसे रोबोटिक थिंग हो जाएगी, वो नेचुरल थिंग्स हो ही नहीं सकती, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उसके हिसाब से हो सकती है। यस। आशीष जी, अगर आजकल देखा जाए लोग सोशल मीडिया से बहुत तेज सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। फेसबुक की बात किया जाए, इंस्टाग्राम की बात किया जाए, ट्विटर की बात किया जाए, लोग उस पर सक्रिय रहते हैं। आशीष यादव सोशल मीडिया पर कितना सक्रिय रहते थे? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरा भी जब तक मैं ग्रेजुएशन में था, जब तक मतलब एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की लाइफ में थे, एक नॉर्मली पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट की तरह, तो उस समय तो अपना मेरा अकाउंट है फेसबुक पे, लेकिन पिछले 3 सालों से हमने उसको डीएक्टिवेट करके रखा है, और इंस्टा पे हमारी नई आईडी है, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से हमारी जो है दूरी रही है। तो मुझे भी लगता है कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है जितना हम लोग उसका फ़ायदा लेना चाहिए उतना फ़ायदा ना लेके जो है वो गलत दूसरी दिशा में जो है थोड़ा सा लोग यूज़ कर रहे हैं, यही है। जी। मतलब सोशल मीडिया से हमको दूर रहना पड़ेगा अगर हम यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहें। जैसे इसको कहना कंप्लीटली ये सब्जेक्टिव थिंग है। आपको मतलब कुछ लोग उसके साथ ही अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों से जैसे मेरे लिए वो सूट उतना नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती हैं। तो जैसे मुझे ज़्यादा वो आप थोड़ा सा आइसोलेट होकर मेहनत करिए, ज़रूर परिणाम अच्छा आएगा। जी। बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, और वो तमाम युवा जनरेशन इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जो तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या कुछ मोटिवेट करेंगे और कैसे वो तैयारी करें? हम यही मोटिवेट करेंगे कि अपना सबसे पहले एक गोल डिसाइड करिए, उस गोल को फाइनल करने के लिए एकदम जो है 100% फोकस्ड होके, फोकस स्टडी होके शांति से उस पर पढ़ाई करें, और डिस्ट्रैक्शन कम से कम रहेगा जीवन में, ज़्यादा सफलताएं मिलने की संभावना रहेगी, और यही सब चीज़।
यस है। और अच्छा आशीष जी, एक बड़ा सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो जब एक दो बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है या मतलब लगता है कि हमें यूपीएससी निकालना है या और बड़े एग्ज़ाम निकालना है, यूपी पीसीएस निकालना है, यूपीएसआई निकालना है, और जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक प्रेशर दिमाग पर पड़ता है। तो उस समय ऐसा कभी आपके लाइफ में आया कि जब आप टूट गए हों और लग रहा हो कि अब नहीं निकल पाएगा, क्या कुछ करें? जैसे ये आप जो बात बोले, इस समय अधिकांश जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी से जूझ रहे हैं। कोई न कोई बच्चा जो है एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, हर बच्चे कई एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन नहीं हो पाता तो मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोरी तो आती है। लेकिन हम चाहें, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी परिस्थिति में परिवार वाले जो है उनके साथ खड़े रहें, जो उनके दोस्त हों, क्लोज़ मित्र हों, वो लोग साथ खड़े रहें, वो लोग उनसे बात करें, नहीं आपके अंदर पोटेंशियल है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। अभी तो मेरे साथ ये, मैं अपने आप सौभाग्यशाली भी मानता हूँ या फिर प्रॉपर गाइडेंस कहिए या फिर सब एक सही डायरेक्शन मुझे मिल गया। मुझे अभी ज़्यादा असफलताएँ मतलब नहीं देखनी पड़ी। थोड़ा सा यूजीसी में मेरा जो है जेआरएफ थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन उस समय भी मैं जो है परेशान नहीं होता था, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को अपने घर वालों से डिस्कस करता था और अपने परिवार से बात करिए। परिवार ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, और मुझे जो आशीष को सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था? फ़ोन पे अगर बातचीत जब टाइम मिलता था तो किससे सबसे ज़्यादा बातचीत करते? जैसे फ़ोन से बात करने से, जैसे माता पिता जी से बात हो सकती थी, भैया लोग हैं हमारे, जैसे हमसे बड़े 4 भाई लोग हैं, तो भाई लोग से बात हो जाती थी, तो उन लोग जो है हमको मोटिवेट करते। साथ में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ, अपने गुरुजी हमारे जो डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर हैं, हाँ, तो उनसे भी हम बात करते हैं जो है, तो वो भी इस क्षेत्र से मतलब गुजर चुके, तो उनको भी अच्छी जानकारी, तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। नहीं परेशान नहीं होते, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए परेशान नहीं होते। तो यही सब चीज़ें हैं, घर वालों को जो है एक मतलब मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़े हैं, परिणाम ज़रूर अच्छे आएँगे। जी हाँ। और बाकी जो ये सब लोग मोटिवेशन के लिए इधर-उधर परेशान होते हैं कि ये मोटिवेशन, सबसे बढ़िया मोटिवेशन मुझे लगता है आपके परिवार की कंडीशन, आपके घर परिवार की, आपके समाज की क्या है। आप कुछ अच्छा करके उस समाज में, उस परिवार में क्या आप परिवर्तन ला सकते हैं, अपने माता-पिता का, अपने भाइयों का, अपने चाचा-चाची का, घर के लोगों का आप इज़्ज़त और सम्मान बढ़ा सकते हैं, तो यही सब है आप। आशीष यादव जी का इंटरव्यू कितने मिनट चला था और क्या कुछ क्वेश्चन थे? एक आप क्वेश्चन बताना चाहेंगे? ज़रूर, ज़रूर। जैसे मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 22 मिनट चला था वहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग भवन में। जैसे मैं वर्तमान समय में शोधार्थी हूँ, आप जानते हैं, तो वो लोग मतलब स्टार्टिंग इस चीज़ की है कि आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? तो हमने उनको बताया कि सर एट प्रेजेंट टाइम आई एम परसुइंग पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देन दे आस्क्ड what is your topic? Then I have mentioned that my topic is an analytical study of one district, one product, a case study of Prayagraj district. Then they started talking that you are a research scholar and you are also qualified JRF scholarship. Then a government which have been money provided for you for study, then you have not been completely utilized. Then I said no sir, it's not. I have not utilized and it's my primary phase. तो मैंने उनको बताया कि मेरा प्राइमरी पे, तो मैं अच्छे से जो है उसको, अभी मेरे पास समय है, मैं इसको कर सकता हूँ। साथ में उन्होंने हमसे पूछा कि हाउ टू वी मेजर इनइक्वलिटी। देन आई हैव टॉक अबाउट पाल्मर रेशियो एंड गिनी कोफिशिएंट, दीज आर थिंग्स एंड मेनी, एंड टॉकिंग अबाउट लाइक committees which have been set up for the estimation of the poverty. These are the some, and they also talk about what are the hypotheses of my research topic, and also the important provision which have been given for the employment EPFO Act 1952. And recently you also know that 4 major laws, labor laws, has been amended by the second labor commission, which have been constituted by Gajendra Gadkar committee. Then they talk what are the provision and what are the act which have been given in that code. तो यही सब कुछ चीज़ें थी कि वो लोग भी काफ़ी संतुष्ट थे, हमको भी अच्छा लगा था आयोग से। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। जो रिसर्च टॉपिक आपका था वो बहुत अच्छा था। जी हाँ, इसीलिए वो जी लोग हाँ, पसंद जी हाँ, वो उससे कम से कम 8 से 10 मिनट बातें हुई। साथ में जो है कि वर्तमान समय, उस समय करंट के उतने मुद्दे नहीं पूछे गए थे, लेकिन जो है ईपी जो इस ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, क्या कैसे, प्लस साथ में उन्होंने टॉक किया कि वेलफेयर स्टेट क्या है, वेलफेयर कैसे, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविज़न किए गए हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। तो यही सब चीज़ें पूछी गई, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी जो आपको पोस्ट मिली है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, तो इसके तहत जो आप कार्य करेंगे कैसे, मतलब थोड़ा सा इसको बताइए। जैसे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक ऐसा वर्ग है इस समाज में जो अपना पूरा जीवन इस देश के विकास के लिए, देश के उसके अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन जब वो रिटायर होकर आता है तो उसके पास
चाहे वो पेंशन की सुविधाएं हो, चाहे उसको मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे अगर उसकी किसी कंडीशन में डेथ हो जाती है तो वो उसको जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको मदद करने का, उनकी सेवा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है इसके लिए कि मैं उन लोगों के लिए काम कर पाऊँ जो लोग पूरा जीवन देश के लिए सेवा में लगा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें मतलब कहीं न कहीं इस पद से आप पूरा संतुष्ट हैं। अच्छा आशीष जी, जब जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट देखने के बाद आप ही देखे थे, कोई आपको देखकर फ़ोन करके बताया था? नहीं, रिजल्ट तो लगभग जब आया लगभग 5:30 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, अपना जो है पढ़ाई कर रहा था। एकाएक जैसे ग्रुप में हलचल हुई टेलीग्राम्स की, रिजल्ट आने वाला है कुछ देर में। तो हम लोग 3 लोग जो है इलाहाबाद में अपना जो है साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे। तो वहाँ पर हम लोग एक वहीं यूनिवर्सिटी चौराहे पे जो है एक राजू चाय की दुकान है, वहीं हम लोग बैठे थे। तब तक रिजल्ट आ गया, फिर हमने खुद ही अपना देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर घर के हमारा ग्रुप है उसमें। देखने के बाद सबसे पहले कॉल किसके पास की? उस समय तो आपकी हार्ट बीट जो है वो कहीं न कहीं बहुत तेज़ हो गई हो। ज़रूर। और उसके बाद जो है घर के ग्रुप में हमने सबको इन्फॉर्म किया, हो गया। फिर उसके बाद भैया कॉल किए, फिर उसके बाद लगातार फिर फ़ोन आने लगा, फिर दूसरे वाले भैया कॉल किए, फिर ऐसे सबको जो है फ़ोन करते। हाँ, फिर सूचना जो हाँ, है वो कहीं न कहीं पूरा हाँ, एकदम तैरने लगी, पेपरों तक तैरने लगी। ज़रूर। और अरे आज आपसे मुलाकात हुई है, अच्छी चीज़ें, वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो मित्रों आप ये देख सकते हैं हमारे साथ आशीष यादव जी हैं मित्रों, और कहीं न कहीं इस सफलता के बाद सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे आशीष जी? सफलता का श्रेय जैसे क्या है कि मैं आपको शुरू में बताया कि मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो कहीं न कहीं चीज़ें मुझे हर जगह से सीखने को मिलती रही हैं। और मुझे सफलता का श्रेय एक लोग देना तो वो मेरे लिए सबसे कठिन प्रश्न होगा, वो जवाब होगा। तो मैं यही कहूँगा परिवार के सभी लोग, साथ में माताजी हमारे चाचा जी जो है हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करिए, वो हमेशा कहते हैं एक है सादे सब सदे सब सादे सब जात। और तो यही सब चीज़ें प्लस साथ में भैया लोग हैं जो हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, मेहनत करिए। और साथ में हमारे गुरुजी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर और उनकी वाइफ डॉक्टर गरिमा मैम। तो इन लोगों का हमेशा कहीं न कहीं हर स्टेप पे जो है मतलब मदद की है, चाहे इंटरव्यू फेज में हो, जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही उन लोग से हमने, चूँकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, तो बहुत चीज़ें सीखने को हमको वहाँ से मिलती रही। अभी आपके आसपास बहुत सारे लोग, या अगर ज़िले की बात करें बहुत सारे लड़के जो हैं, वो नए लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, उन उन लोगों के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए 2 शब्द यही कहूँगा कि मेहनत करें और अपने परिवार से जुड़े रहें। अपने घर के मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे जुड़े रहें, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में समझें, उनसे बात करते रहें। ये नहीं कि जो है अपने आप को आइसोलेशन में रख के अपने आप को कंप्लीटली उनकी समस्याओं से दूर न करें। उनको समझते रहें कि मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और इससे आपको परसिस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अभी तो आपकी शादी नहीं हुई होगी? अभी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं जी हुई है। अब तो पिताजी से इस पर डिस्कस करना। हाँ, बड़े भाई और पिताजी यही लोग, और चाचा जी हमारे जो वर्तमान समय यहाँ पर हैं नहीं, तो यही लोग जो है घर के ज़िम्मेदार लोग, यही सब इसको। यही लोग जी। जिम्मेदार है कोई आपके लाइफ में, या फिर पिताजी के माध्यम से ही करें? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है घर परिवार वाले जो निर्णय लेंगे उसी। जी, वही जी, निर्णय जी, आपका निर्णय जी है, होगा। जी। तो ये आप ये देख सकते हैं हमारे बगल में इनके बड़े भाई साहब जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, और ये भी कहीं न कहीं पोस्टेड हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई जो है वो कहीं न कहीं एक अच्छे धन्यवाद आपको। आपने अपने चैनल के माध्यम से ये हमको अवसर प्रदान किया कि हम जो है यहाँ अपने छोटे भाई को लेकर के आपसे 2 शब्द बात कर सकें, आपके माध्यम से पूरी जनता के विषय में बात कर सकें। जी, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। अगर हम बातचीत करें जैसे लगातार अगर जब ये डिमोटिवेट होते थे, तो कहीं न कहीं आप लोग मोटिवेट करने का कार्य करते थे, और आज जो इतनी बड़ी सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, ये सफलता बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी फैमिली में खुशी है। लेकिन इस मोटिवेशन को जैसे एक दिन का नहीं है, ये स्टार्टिंग में सबसे छोटा था हम भाइयों में। माता पिताजी सब लोग तो लगे ही थे, लेकिन हमारे जो सेकंड नंबर के भाई थे स्टार्टिंग में, उन्होंने इसको जैसे अपने बेटे जैसे, वो बहुत ज़्यादा स्नेह जो है इन्होंने दिया। फिर थोड़ा जैसे ये बड़ा होता गया, सब लोग छोटा होने के कारण इसके बिल्कुल साथ लगे रहे। फिर कक्षा 9th 10th 11th 12th इन 4 सालों में हमारे चौथे नंबर के भाई जो हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में इसमें टीजीटी के पद पे पद पत्नी दोनों लोग कार्यरत हैं, उन्होंने स्वयं इसको जो है मैथ और साइंस, इंग्लिश ये सब स्वयं पढ़ाया। और ये जैसे आशीष जी तो चयनित हो गए हैं, लेकिन हमारा एक छोटा भाई हिमांशु यादव, वो भी बहुत नज़दीक से चयनित नहीं हो पाया है, सेम इसी परीक्षा में। यूपी पीसीएस में भी वो करीब से नहीं चयनित हो पाया है। तो इन दोनों बच्चों को जो अनुज जो हमारा भाई है चौथे नंबर का, उसने स्वयं पढ़ाया। फिर हम लोग
छोटी नौकरियों में नौकरी करते थे, कोशिश करके जो पैसे वैसे की भरपाई होती थी करते थे। स्टेप बाय स्टेप पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर सेकंड भाई का हुआ, फिर थर्ड भाई का हुआ, फिर अच्छा, आपका यूपीपी में है कि आप लेखपाल हैं? नहीं, प्रेजेंट टाइम हम जीआईसी में हैं। अच्छा, आप जीआईसी। हाँ जी, हम लोग पति पत्नी दोनों लोग जीआईसी में हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो ऐसे ही सब लोग चलते रहे। फिर स्टार्टिंग ये हुआ कि ये पढ़ने में अच्छे थे, हिमांशु जी भी पढ़ने में अच्छे थे। हम लोगों का टारगेट ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएं और प्रॉपर आईएएस बने। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो चीज़ नहीं हो पाई। फिर यूपीएससी के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी, इसमें इन्होंने क्वालिफाई किए। फिर हम लोगों का एक टारगेट ये भी था कि यूपी पीसीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एसडीएम बनते हैं तब भी इनकी एज काफ़ी नौकरी करने का रहेगा, आगे ग्रोथ बहुत रहेगा। आपको पोस्टिंग जो है वो कहीं न कहीं बढ़ती चली जाए। हाँ जी, प्रमोशन करके काफ़ी आगे निकलेंगे। हालांकि बहुत नज़दीक से वो नहीं हो पाया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने इसको क्वालिफाई किया। अब जहाँ तक आगे बात है, आगे तैयारी इनको करना है और मोटिवेशन। जब तक आईएएस बना नहीं देंगे। अब देखिए, ये तो पूरी फैमिली का वो है। आईएएस बनने के लिए तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट तैयारी नहीं करता है, बल्कि उसके साथ पूरा एटमॉस्फेयर जो है स्ट्रगल करता है। पूरी फैमिली तैयारी करती है, पूरा गांव का समाज तैयारी करता है, पूरी एटमॉस्फेयर तैयारी करती है। काफ़ी रिलेटिव लोग भी तैयारी करते हैं। हम लोगों के रिलेशन में मामा जी थे, आदरणीय श्री जगमोहन यादव जी, पूर्व डीजीपी, तथा छोटे मामा जी जो एक्सपायर कर गए, एसएसपी श्री सुधाकर यादव जी। तो ये लोग भी, इन्होंने भी गाइड किया। इसके अलावा इनके जो टीचर थे श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनसे हम व्यक्तिगत मिले। फर्स्ट बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हम जितना हो सकता था मुझसे मैंने मोटिवेट किया। छोटे भाई ने भी मोटिवेट किया, पिता ने भी मोटिवेट किए, चाचा जी ने भी मोटिवेट किया। लेकिन हम लोग मिश्रा सर से मिले तो वो बहुत मानते थे, क्योंकि बच्चा होनहार था। तो हमने कहा कि सर, आप हम लोगों तक, जब तक हम लोग गार्जियन थे ठीक है, अब आप गार्जियन हैं। पूरी तरह से मिश्रा जी को आप सौंप दें। जी, हमने उनको सौंप दिया और कहे सर, क्योंकि ग्राउंड जो अभी तक गांव के लेवल तक था, हम लोगों ने जो है किया। अब इसके आगे, चूँकि मिश्रा सर कई बार इंटरव्यू दे चुके थे, उनकी वाइफ भी कई बार इंटरव्यू दी थी, और उनकी सर्किल में कई लोग पीसीएस भी हैं, कई लोग आईएएस भी हैं। तो हम लोगों के लेवल से वो बहुत अच्छे थे और बहुत ऊपर की चीज़ें जानते थे। फिर उन्होंने अपने बेटे जैसे इसको मान के काफ़ी सपोर्ट किया आगे, और जिसका परिणाम रहा, जो कि पहली बार में जी, जिसका परिणाम है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बेटा तुमको आईएएस बनना है, ये तो ठीक है, और अभी वो लगे हैं और सब लोग लगे हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, ईश्वर जाने। बाकी आशीष के पिताजी हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिताजी बहुत बहुत स्वागत है। आज लड़का जो है वो आपका कहीं न कहीं पूरे ज़िले का नाम रोशन किया और एक अधिकारी बन गया है। अभी कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं इस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। जो मेरा बेटा बन गया है, रिजल्ट आया है, इसमें बहुत खुशहाली की बात है। सब लोग खुशी हैं, पूरा घर परिवार खुशी है, गांव देश भी खुशी है, सब लोग खुशी हैं। चाचा, एक समय रहा होगा जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, कभी आपने नहीं सोचा होगा कि हमारे घर में एक साथ कई लोग सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। जब वो समय था, ज़रा वो स्ट्रगल वाला जो आपके कठिनाइयों का दौर था, उसे ज़रा बताइए, उसे याद करके और अब याद करके क्या महसूस करते हैं? देखिए, उस समय तो हम लोग परिश्रम से, पूरे परिवार परिश्रम करके इनको पढ़ाने लिखाने के लिए एकदम तैनात थे। जो भी खर्चा लगता था, हम और हमारे छोटे भाई सब मिल के देते थे। इसके बाद जब हमारे बड़े लड़के ने यूपीपी में हो गए कि अपना कार्यभार संभाले, और बाई स्टेप और लड़के पाते गए, सब लोग क्रमवाइज से देखते गए। हम लोगों को, दोनों भाइयों को कोई लोड नहीं हुआ, और ये सब करते हुए हम लोग बहुत खुशहाल थे कि बच्चे अपने परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हम उनको खर्चा पानी सब कुछ दे रहे हैं। घर में सबकी शादी हो गई है, बस आशीष की शादी बची हुई है? नहीं, अभी हमारे आशीष तो सब 5वें लड़के हमारे हैं। हमारे 4 बेटों को हो गई है। अभी आशीष से बड़ा हमारे छोटे भाई का लड़का है, जो चूँकि इस रिजल्ट में थोड़े से नंबर से नहीं हो पाया है, उसका पहले नंबर है। जब हो जाएगा कहीं एडजस्ट हो जाएगी। अब तो आशीष जी की चर्चा जो है वो कहीं न कहीं मार्केट में बहुत तेज़ी से होगी। अब अगर शादी के लिए कोई अच्छी लड़की आ जाती है तो क्या करेंगे? फैसला लेंगे कि पहले उसी का करेंगे? नहीं, पहले तो भाई
जो नंबर वाइज है उसी का शादी के लिए बात करेंगे। इनका तो अभी कोई प्रश्न ही नहीं है, अभी आगे तैयारी करें। अच्छा, सब कोई लोग प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं, वाई क्रम वाइज बोलना नहीं है। चाचा, इस समय आपको बहुत सारे पेरेंट्स इस समय देख रहे हैं, लाइव आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कोई अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज में भेजना चाहता है या कोई भी कुछ भी बनाना चाहता है, सरकारी अफसर कुछ भी बनाना चाहता है, 2 शब्द उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि भाई वो बच्चे को पूरा खर्चा माता पिता सब लोग मिल के परिवार देते हैं, बच्चा अपने परिश्रम से तैयारी करे, उस पैसे को और नाजायज़ न गंवाए कि माता पिता को बाद में कष्ट हो। वो परिश्रम से तैयारी करेंगे तो अवश्य है एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। एक दिन लड़का सफलता जरूर प्राप्त जी जी बिल्कुल प्राप्त करेंगे। चलिए, बाकी बड़े भाई साहब हैं, इनसे भी 2 बात कर लेते हैं। सबसे हो गई है। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप ही यूपीपी में हैं? जी, हम इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, अब सूचना विभाग में। अच्छा अच्छा। जी, तो अभी भाई जो है वो कहीं न कहीं अधिकारी बन गया, आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जो हम सब शुरू से सोच के पढ़ा रहे थे उस पे खरे उतरे हैं, तो हम सबको और बच्चों को पढ़ाने के लिए बल मिल रहा है। और उनको अभी हम सब यही सोच रहे हैं कि प्रॉपर यूपीएससी जो है आईएएस या आईपीएस हो जाएं। अभी समय भी है, चूँकि उम्र कम है, जी 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 जी। तो अभी समय है उनके पास। अब मेहनत उनके ऊपर है, अगर करेंगे तो बनेंगे तो हमारे सब के लिए और अच्छा होगा। और चूँकि हमारी सबकी अंतिम इच्छा वही है, अच्छा चूँकि 2 बच्चे जो है घर में हमारे, हम सब शुरू से ये सोच रहे थे कि अधिकारी बनेंगे। एक हिमांशु और एक ये एक आशीष जी। आशीष जी। तो भाई यूपीएससी परीक्षा क्रैक किए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तो बन गए हैं, जी बिल्कुल। लेकिन जो गांव देहात में एक है, या तो आईएएस या तो आईपीएस, अभी वो ख्वाब बाकी है। अब देखिए दोनों में से कौन पूरा ये हो गया है तो उसको होने में कितना समय लगेगा? भैया, क्या होता है कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो घर का जो एक शिक्षा का माहौल होता है, हमें लगता है कि शुरू से जो आपके घर का एजुकेशन का माहौल है वो कहीं न कहीं एक बड़े स्तर पर है, तभी जाके घर में एक साथ 7 लोगों का सिलेक्शन, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए, ये आपको चाचा पापा से आया है। पापा हमारे उस समय स्नातक किए हुए थे, चाचा भी हमारे जो है बीएड और एमए किए हुए थे। हम सब जब पढ़ रहे थे, जैसे भाई साहब सबसे बड़े थे, उसके बाद हम थे। हम सब जब पढ़ रहे थे, मतलब कभी ये सब ये नहीं कहे कि जाके कहीं प्राइवेट नौकरी करिए, खर्चा नहीं चल रहा है। और वाकई में खर्चा नहीं चलता था। हम सब जो है माताजी, पिताजी, चाचा खेत में काम करते थे, चाची घर पे काम करती थी, और हम सब भी जो सहयोग से करते थे। लेकिन स्कूल जाना है, आना है। और हमें याद है कि उस समय जो है हमारा सबका 8-9 तक नंबर चेक होता था। लेकिन कभी ये नहीं कहे कि जाके प्राइवेट काम करिए, खर्चा नहीं चल रहा है। और फिर आसपास का मोटिवेशन रहा। और शुरू से हम सब ये जानते थे कि ज़िले में उस समय एक आईपीएस होते थे, जगमोहन यादव जी, तो हमारे मामा लगेंगे। तो जैसे ये लगता था कि बनना है, वैसे घर में किसी को बनना है। ऊपर वाले कृपा से आज करीब पहुंच गए लोग। वहीं से आपको मिलती रही और घर परिवार हाँ, का पूरा माहौल जो है एक ऊर्जा वहाँ से चलती रही। अब भाई मान लीजिए, भाई साहब उस समय टीडी कॉलेज सेकंड ईयर में टॉप किए थे, जिस समय हेड कांस्टेबल हुए थे। और हम जो है बीए करके गए थे इलाहाबाद तैयारी करने। उसी समय कांस्टेबल की आई तो डाले। हम सिर्फ यही सोचे थे कि एक परीक्षा देंगे, हो गया। हाँ, तो क्रम चलता रहा। फिर ये हुआ कि भाई छोटे भाई को पढ़ाना है अच्छे से। लोग पढ़े, जैसे हम सब पैसा दिए, लेकिन पढ़ने वाले पढ़े। अगर वो नहीं पढ़ते तो हम सब पैसा दे क्या करते हैं। सही बात। आजकल बहुत सारे बच्चे जो प्रयागराज में जाते हैं वो कहीं न कहीं अपना कैरियर पूरा बर्बाद करके घर वापस चले आते हैं। हाँ, ये चीज़ तो है। अब लेकिन उसमें से जो बच्चा ठान लेता कि हम पढ़ेंगे, उसको कोई रोक भी नहीं पाता कोई है। रोक नहीं पाता, वही निकालते भी। लास्ट में भैया, जाते जवाते आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? इस समय सभी दर्शक जो है आपको यूपी, बिहार, झारखंड से बहुत तमाम दर्शक देख रहे हैं। नहीं, आपके चैनल के बारे में हम सुने हैं। जी। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं, चूँकि हम गार्जियन हैं पढ़ाने के, आप ईमानदारी से पढ़ाते रहिए और रह रह करके उनको मोटिवेट करते रहिए। पढ़ना उनके ऊपर है। अगर मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता रंग लाएगी। और आप पीछे मत हटिए, पढ़ाते रहिए। चलिए, जी। बड़े भाई साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया, बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है कि गार्जियन कैसे बच्चों को पढ़ाए, तो हम लोगों ने जो आशीष और हिमांशु के साथ किया, तो वो मूल चीज़ उसमें ये था कि गार्जियन जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो गार्जियन को उसके साथ एज फ्रेंड व्यवहार करना है।
जब तक आप एज ए फ्रेंड व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा जो है अपने अंदर की बात जो है आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ भी बातें हो खुलकर बात किया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल एज ए फ्रेंड बिल्कुल व्यवहार किया जाए। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जो है बच्चे के साथ हमेशा टच में रहिए। जिसे गार्जियन भेज देते हैं इलाहाबाद, दिल्ली भेज देते हैं, फिर भूल जाते हैं, पैसा देते हैं, वो नहीं हो पाएगा ऐसे। हमेशा वो वहाँ पर जाके कुछ और खेला शुरू कर देता हाँ, है। आप बिल्कुल आते जाते रहिए, मिलते जुलते रहिए, रुकिए और बिल्कुल एज ए फ्रेंड, जैसे ह्यूमन स्वभाव है, कभी जो है थोड़ा सा गलतियां भी होती हैं, उन पे आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं बैठ के आपस में समझने की ज़रूरत है। उनको एक विज़न दिखाइए, स्वप्न दिखाइए कि अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेगो, सोचो क्या होगा, कितनी बड़ी सफलताएं मिलेंगी और क्या होगा। हम लोग यही किए, हालांकि उसका परिणाम सामने है और अभी तो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, अभी टारगेट और है। अब उस पे लगना है धीरे धीरे, स्लोली स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू। ये लॉन्ग प्रोसेस है, जल्दी से नहीं हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपसे बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें मित्रों, ये इंटरव्यू एक लाइन से एंडिंग जो है एक लाइन से करना चाहता हूँ कि पीछे मुड़कर क्या देखे हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो कहीं न कहीं आशीष जी के लिए लाइन सटीक बैठती है मित्रों। और आपको बता दें कि पूरे परिवार से बातचीत हुई है और कहीं न कहीं ये इंटरव्यू आपको भी देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।